जब से ये एमओयू साइन हुआ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखें जी अब तो ईरान से सस्ता तेल भी आ सकता है। कोई कहता है 80 रुपए फी लीटर आ सकता है, कोई कहता है जी 20 रुपए फी लीटर मिल सकता है, कोई कहता है ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए फी लीटर मिल जाएगा, कोई कहता है गैस पाइपलाइन शुरू हो गई तो पाकिस्तान में मुआशी बहाली हो जाएगी। सर, ये जो तमाम सवालात इस वक्त आम अजहान के अंदर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले अगर पेट्रोल की बात की जाए तो कितनी हकीकत पसंदाना ये सोच है कि पाकिस्तान अगर ईरान से तेल खरीदे तो दुनिया के मुकाबले में उसे 3 गुना सस्ता तेल मिल सकता है? देखिए, तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत एक आलमी मंडी की कीमत होती है। ईरान अगर किसी दूसरे मुल्क को तेल बेचता है तो वो आलमी मंडी की कीमत पे बेचता है। पाकिस्तान को ईरान से तेल मिलेगा तो वो आलमी मंडी पे मिलेगा। अगर ईरान चीन को तेल दे रहा है और सैंक्शन का मामला खत्म हो चुका हुआ है तो वो आलमी मंडी पे तेल देगा। लॉजिस्टिक्स जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो जरूर कम हो जाए। जो तेल की कीमत के अंदर आप समझ लीजिए कि 3 या 4% से ज्यादा नहीं है। तो तेल तो आलमी मंडी की कीमत पे ही मिलेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी, वो एडेड बन जाता है बिकॉज पाकिस्तान और ईरान का कोई 900 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। फिर दूसरा मामला ये है कि सफारतकारी को नक्की किया जाना चाहिए, न सिर्फ तेल के साथ बल्कि बॉर्डर की ट्रेड के साथ, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ट्रांजिट ट्रेड के साथ। देखिए, ईरान के बॉर्डर के उस पार तकरीबन 208 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं और कहा जाता है कि तकरीबन 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस पड़ी। और इस वक्त दो ममालिक इस खित्ते के अंदर जो एनर्जी के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए तरसे बैठे रहते हैं वो चीन और भारत है। और खुदा ने जोग्राफिया कुछ ऐसा बनाया है कि ज़खायर जो हैं वो ईरान के अंदर हैं, बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान की दूसरी तरफ भारत और चीन है। तो मुझे तो ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो जाल बिछाया जा सकता है गैस की पाइपलाइंस का, तेल की पाइपलाइंस का, वो उसमें ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर आप समझिए कि $1 बिलियन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ट्रांजिट की मद में ले सकता है। मेरा सर सवाल डॉक्टर साहब एक और है, एक और पैराए में। जैसे कि आपने ये कहा कि चाइना उससे तेल खरीदता था तो अब पाबंदियां हट गई तो आलमी मंडी के हिसाब से खरीदेगा। चाइना को अट्रैक्ट क्यों ईरान करता था? बुनियादी तौर पे ये था कि आलमी मंडी में रेट अगर $75 फी बैरल है तो वो ईरान से $45 फी बैरल, $50 फी बैरल, कोई $20-25 फी बैरल कम रेट के ऊपर उसे मुयसर होता था तो वो खरीद लेता था। अब जब आलमी मंडी के रेट पे ईरान बेचेगा तो पुराने खरीदार किस हद तक बाकी रहेंगे? एक बुनियादी सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आलमी मंडी में तेल की खपत पहले कितनी हुआ करती थी जब ईरान उसमें से मिन्हा था और ईरान तेल के बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक के अंदर शामिल है। अब जब वो भी बतौर एक जो बायर के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो सप्लायर जब एक मैदान के अंदर आएगा तो फिर आलमी मंडी के रेट किस हद तक शेक करेंगे? क्योंकि ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, अरब ममालिक का एक और कंपेटिटर मैदान के अंदर मौजूद होगा। तो क्या आलमी मंडी के रेट्स के अंदर भी कोई फर्क पड़ेगा और उस फर्क के नतीजे में सहूलियात किसी दूसरों को मिल सकती हैं? ये 2 या 3 सवाल आपने इकट्ठे किए हैं उसके अंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि सैंक्शन शुदा तेल जो है, आप उसको स्मगलिंग कह रहे हैं, उसको ब्लैक चैनल से कह लें, उसको उसकी कीमत में और आलमी मंडी की कीमत में फर्क इसीलिए रहता था कि ईरानी तेल के ऊपर सैंक्शन लगी थी। चीन एक ऐसा मुल्क था जो उस तेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, तो दोनों का मफाद था। ईरान से कोई और तेल खरीद नहीं सकता था, चीन को सस्ता तेल मिल रहा था, तो वो मामला और बिजनेस बड़ा जबरदस्त चल रहा था। अब ये हम पोस्ट सैंक्शंस की जब बात करते हैं तो फिर आलमी मंडी की कीमत चले। दूसरी बात, आज से कोई 45-50 साल पहले, 1976 में ईरान में इनकलाब से पहले ईरान जो है तकरीबन 6 से 7 मिलियन बैरल रोजाना का तेल पंप करता था। फिर वो सैंक्शन लगना शुरू हो गई, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी आ गई, फिर वो चला गया 3-4 मिलियन बैरल पे, फिर वो चला गया 2-3 मिलियन बैरल पे,
और फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो बंद हुई तो फिर आप समझिए कि ईरान चला गया कोई 2-3 लाख बैरल पे। तो ईरान गिरा है 70 लाख बैरल से कोई 2-3 लाख बैरल के ऊपर। ठीक। तो अब ये धीरे धीरे जब सैंक्शंस हटती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर ये पोटेंशियल जो है अगले चंद सालों में ईरान वापस 6 से 7 मिलियन बैरल पर डे पे जा सकता है। ठीक। साथ ही साथ यूएई जो है वो जिसके ऊपर कोटास लगे थे ओपेक के, वो कोई 3 मिलियन बैरल के थे, अब ओपेक से निकल गया है और वो कोई 5 से 5.5 मिलियन बैरल रोजाना का तेल आलमी मंडी में देना चाहता है। तो तेल की कीमत डिप्रेस होगी, जिस तरह हमने देखा है बड़ी तेजी से नीचे आई। पाकिस्तान के हवाले से हमारी जो सबसे बड़ी कंजम्पशन है तेल की, वो कहलाता है मरबान ऑयल। हम ब्रेंट क्रूड पे नहीं खरीदते, हम टेक्सास इंटरमीडिएट नहीं खरीदते। मरबान जो है वो अबू धाबी का तेल है और वो बहुत ही तेजी से गिरा है। वो $70 फी बैरल से अब नीचे जा चुका है। तो पाकिस्तान तो आप समझिए कि अगर जब जंग चल रही थी और $120 का तेल चल रहा था तो पाकिस्तान का कोई सालाना बिल बन जाता था 18 से 19 बिलियन डॉलर। ठीक। अब जब वो $70 से नीचे आ जाएगा तो आप सोचिए कि 8 से 9 से 10 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान का बिल होगा। तो हमारा फायदा जो है वो 8-9 बिलियन डॉलर सालाना का नजर आता है। ठीक। अच्छा, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं गैस पाइपलाइन का मुस्तकबिल? उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। ये भी है कि एक दौर था कि भारत जो है, भारत के कहने के ऊपर ईरान ने आलमी अदालत से रुजू किया। हमारे कुछ तनाज़ात रहे, कुछ तलखियाँ रहीं, लेकिन ना हमारी तरफ से बाद में जिद्दोजहद हो सकी, ना सैंक्शंस हट सकी। अब ये कितना रियलिस्टिक है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा फिर से उसको तवालत दे सकता है? कितने अरसे के अंदर दे सकता है? और उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान की खजाने को क्या फायदा होगा? जी, पाइपलाइन के हवाले से मामला कुछ ऐसा है कि ग्वादर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ कोई 87 किलोमीटर। तो जो पाइपलाइन आनी है ईरान से इनटू ग्वादर, दैट बी 87 किलोमीटर, और फिर वहां से फैलाना है उसको हमने टुवर्ड्स नवाब शाह। और नवाब शाह का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान का जो गैस का बड़ा ग्रिड है वो नवाब शाह में। तो जो ग्वादर से पाइपलाइन है नवाब शाह की, वो ऑलरेडी जो हमारा सीपेक है उसका हिस्सा है। ठीक। तो ईरान से आता है ग्वादर, ग्वादर से नवाब शाह और फिर नवाब शाह से पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाता है। अब आप सोचिए कि बॉर्डर के उस पार ईरान की साइड पे कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी है। हमारे यहाँ कोई आप समझ लीजिए 400-450 टेक्सटाइल मिल्स हैं जो एक्सपोर्ट के ऊपर उनका बड़ा इन्हिसार है। उनको सस्ती गैस मिलती है तो उनका सस्ता प्रोडक्ट निकलेगा, वो एक्सपोर्ट मार्केट में दुनिया भर से कम्पीट कर पाएंगे। पाकिस्तान में अब इस वक्त तकरीबन लगभग 50,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अगर फॉसिल फ्यूल, अगर गैस LNG उसको सिक्योर्ड मिलता है, कम कीमत पे मिलता है, तो हमारी बिजली जो है उसका रेट नीचे आ सकता है, हाउस होल्ड के लिए भी, घरानों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मेरी सोच जो है वो ये कहती है कि ये पुरानी थिंकिंग हो गई, पाइपलाइन बनाएंगे और कब बनेंगी और कितने साल लगेंगे। देखिए अब एनर्जी कॉरिडोर का मामला है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, एक मकरान एनर्जी बेल्ट बनाए, ग्वादर से शुरू हो, पसनी से गुजरती हुई कराची पहुंचे, ईरानी गैस, ईरानी बिजली। याद रखिए कि ईरानी बिजली हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, उसको हम स्केल कर सकते हैं, वो बहुत सस्ते दामों हैं, वो हम 500 मेगावाट पे जा सकते हैं, 1000 मेगावाट पे जा सकते हैं, 3000 मेगावाट पे जा सकते हैं। और ये बात हो रही है बॉर्डर टाउन्स के ऊपर। आप सोचिए ताफ्तान, ग्वादर, तुर्बत, यहाँ पे बॉर्डर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा सकते हैं। हम ब्लू हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं जहाँ पाकिस्तान और ईरान आपस में कोऑपरेट करके फ्यूल बना सकते हैं, जो शिपिंग के लिए जा सकता है, फर्टिलाइजर के लिए जा सकता है। तो जो मौके हैं कोऑपरेशन के, वो
बेतहाशा है। और अगर इनके ऊपर कोई डॉलर वैल्यू डालने की कोशिश करें और हम नफी कर लें अपनी सफारतकारी को ट्रांजिट ट्रेड के साथ, तजारत के साथ, एनर्जी कॉरिडोर के साथ, तो मेरा जो तखमीना है वो 40-45 अरब डॉलर सालाना तक वो मामला पहुंच सकता है। अच्छा सर, आपने कहा 40-45 अरब सालाना तक पहुंच सकता है। 40-45 अरब डॉलर का जो समर है वो अवाम तक किस नतीजे में पहुंचेगा? यानी मेरा एक आमियाना सा सवाल ये कि अभी जो चीज़ें आती हैं, अगर आप बिजली को देख लें तो वो भी अभी सस्ती हैं, लेकिन उसको अनाउंस नहीं कर सकते। तेल अगर स्मगल होके आता है तो वो भी सस्ता है क्योंकि बैकडोर चैनल्स के ज़रिए आता है। और अगर गैस आएगी तो वो अभी तक तो सस्ती है, लेकिन हमारे यहाँ फिर पेट्रोलियम के ऊपर लेवी भी 150 तक ले जाने की बातें होती हैं। अभी उन चीज़ों के ऊपर ना कस्टम ड्यूटी, ना एक्साइज ड्यूटी, ना जीएसटी, ना कोई ऐसा टैक्स आयद हुआ है। अब वो चीज़ें आएंगी तो उनके ऊपर ये सारे का सारा मलबा भी पड़ेगा। तो आम आवाम तक रिलीफ किस हद तक मिलेगा और किस सूरत में मिलेगा, और उनके लिए एडवांटेज क्या हो सकता है? देखिए, अभी जैसे ही तेल की कीमत गिरी है तो आवाम तक बड़े फायदे तो पहुंच रहे हैं। जब जब हम तेल की कीमत आलमी मंडी में कम पे करेंगे, ईरान से लॉजिस्टिक्स आसान होंगी, हमारा इंपोर्ट बिल गिरेगा। जैसे ही इंपोर्ट बिल गिरेगा, पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा गिर जाएगा। जब इंपोर्ट बिल गिरता है, खसारा गिरता है, तेल की कीमत गिरती है, तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह बड़ी तेजी से गिर जाएगी। महंगाई की शरह गिरेगी, उसके साथ रुपया जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा। इंपोर्ट्स जो हैं, जो प्रेशर डालती हैं महंगाई की कीमतों के ऊपर, वो प्रेशर आप समझिए कि ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदे बेतहाशा हैं। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है और बहुत सारे जो हैं वो लॉन्ग टर्म है। इसमें पॉलिसी की कमी है जो अभी तक नज़र आ रही है। तो वसाइल और कोऑपरेशन बेतहाशा नज़र आ रही है, पॉलिसी का एक फुकदान नज़र आ रहा है। तो सर, पॉलिसी का फुकदान आप समझते हैं कि ये मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो जाएगा? हमें ख्वाब तो बहुत से दिखाए जाते हैं, हमें हर बार ये कहा जाता है, हुकूमत आती है कहती है पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बाद में पता चलता है कि नाजुक मोड़ पाकिस्तान से गुजर रहा है। हमें यहाँ तक बताया जाता है कि नहीं, यही मुश्किल दौर है, आप अगर भुगत लें तो फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाती। हाँ, हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन किसी के पास नहीं है। हमें यह पता है कि हम दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बना लेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसकी बुनियाद कैसे रखनी है, और अगर पता भी होगा तो हम हिलजुल नहीं कर सकते। तो ये कितनी हकीकत पसंदाना सोच है कि ये सब बेहतर हो जाएगा और इन्हीं हाथों के जरिए होगा जो इस वक्त मौजूद है? देखिए, एक हकीकत है और वो वसाइल के हवाले से है। वसाइल एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी। हमारे यहाँ जो मसला है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो वसाइल का नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो आमदनी का नहीं है, वो इखराजात का रहा है। बजट को आप निकाल के देख लीजिए, उसमें जो तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस की गई ये रकम, अब ये मैं मुख्तस कह रहा हूँ, ये एलोकेट कर दी गई है, ये कोई हवाई पैसे नहीं, वो तकरीबन 3.6 खरब रुपए की गई, 3.6 ट्रिलियन रुपीस। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है, जो अमल दरामद का सिस्टम है, अगर सिर्फ एक साल में वो 3.6 खरब रुपए पाकिस्तान के 169 अजला हैं उन पे खर्च कर दिया जाए, तो आप सोचिए एक विजिबल चेंज सामने आ जाए। वसाइल मौजूद है, पैसा मौजूद है, उनका जो अमल दरामद का तरीका कार है उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो लीक हो जाता है, वो गायब हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि 3.6 खरब रुपया ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। ये मैं दोबारा से कोई हवाई पैसों की बात नहीं कर रहा कि आने वाले पैसे हैं, ये बजट के अंदर मौजूद है। अब आप सोचिए कि इससे लगभग 11 से 12 हजार स्कूल सालाना बन सकते हैं। 3.6 खरब रुपया आप इस्तेमाल करें तो कम से कम 45,000 से 50,000 किलोमीटर नई रोड्स बन सकती, कोई 6 से 6.5 हजार नए अस्पताल बनाए जा सकते हैं, कोई 3 से 4 हजार नए पानी के और साफ पानी के और सैनिटेशन के
मंसूबे 1 साल के अंदर बन सकते हैं। तो हमारा मसला एग्जीक्यूशन का है, हमारा मसला वसाइल का नहीं है, हमारा मसला आमदन का नहीं है, हमारा मसला नुकसानात का है। और फोकस हमारा रहता है टैक्स ज्यादा कलेक्शन करने में। तो आप सोचिए कि अगर एक बीमार मईशत है और बीमारी दिल की है और हम इलाज गुर्दे का करते चले जाएं तो मईशत तंदुरुस्त नहीं हो सकती।